Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. This is Manoj Thaplyal and today's topic is sampling technique. Before starting sampling technique, we must know about the population, sample and what is sampling. Now let us get started with the population. What is population? A complete collection of individuals, objects or measurement under consideration in a study is called population. हमारी जो स्टडी है उसके दौरान जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, लोग होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, चीजें होंगी और मेजरमेंट्स होंगे, उनका कंप्लीट कलेक्शन इज कॉल्ड पॉपुलेशन. उसी को पॉपुलेशन कहते हैं. ए पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन इट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. हमारी जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट होगी अगर जितने भी लोग इस पॉपुलेशन में हैं काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकते हैं. इसी को फाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं. इसी तरह से पॉपुलेशन इनफाइनाइट होगी इफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन इट आर इनफाइनाइट व्हिच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. तो इस तरह की जो पॉपुलेशन होगी दैट इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन. जैसे आपको पता ही है, हिंदुस्तान में, इंडिया में रहने वाले सारे लोग हम एक पॉपुलेशन को बनाते हैं. If there are 1.32 billion or 132 crores people in India, अगर हमारे इंडिया में 132 करोड़ या 1.32 बिलियन लोग हैं तो पॉपुलेशन हमारी इंडिया की 1.32 बिलियन या 132 करोड़ हो जाएगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन. What are the types of population? First is target population. A population that is targeted by the researcher which meets the given set of criteria for the data collection where the entire group of elements or individuals have been taken for the study. एक पॉपुलेशन जो हमारा जो रिसर्चर है वो टारगेट करता है, जो उसके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, उसके स्टडी के क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, where the entire group of elements have been taken, जिसमें कि इंडिविजुअल्स या सारे एलिमेंट को हम लेते हैं, where entire group of elements have been taken for the study, जिसको हम स्टडी के दौरान लेते हैं सारी चीजों को. फॉर एग्जाम्पल, a researcher is conducting a study on the complications of diabetes mellitus type 2 among the people who have been migrated to Dehradun. इसमें रिसर्चर एक स्टडी करना चाह रहा है, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस देखना चाह रहा है जिन पे मेलिटस टाइप 2 टाइप की डायबिटीज है, उन लोगों पे who have been migrated to देहरादून, जो माइग्रेट होकर देहरादून आए हैं. इस केस में जो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन होगी वो लोग होंगे जो देहरादून में माइग्रेट किए हैं, जिनको कि हमारी ये जो मेलिटस टाइप 2 टाइप की डिजीज है. तो दिस इज कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन. सेकेंड वन इज एक्सेसिबल पॉपुलेशन. अब ये एक्सेसिबल क्या है? इट रिफर्स टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एलिमेंट्स फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन. हम इस एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो है टारगेट पॉपुलेशन से ही कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स को और एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं टारगेट पॉपुलेशन से, जो हमारी रिसर्च में हेल्पफुल हो. जैसे एग्जांपल ले लूं मैं एक्सेसिबल पॉपुलेशन का. ए रिसर्चर इज कंडक्टिंग ए स्टडी ऑन द रजिस्टर्ड नर्सेस वर्किंग इन दून हॉस्पिटल देहरादून. सपोज करो ए रिसर्चर रजिस्टर्ड नर्सेस जो कि दून हॉस्पिटल में काम करती हैं उनके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है. In this case, the population of this study is all the registered nurses working in Doon Hospital. इसमें पॉपुलेशन जो है हमारी स्टडी का वो सारी की सारी रजिस्टर्ड नर्सेज होंगी जो दून हॉस्पिटल में काम कर रही हैं. बट सम ऑफ देम मे बी ऑन लीव. ऐसा भी हो सकता है कुछ उनमें से जो हमारी रिसर्च जब चल रही हो वो लीव पे हो, छुट्टी पे हो और मे नॉट बी एक्सेसिबल फॉर द रिसर्चर. और हो सकता है उनको हमारे जो रिसर्च कर रहे हैं उनको इजीली वो मिल ना पाए, एक्सेसिबल ना हो उनके लिए. तो हियर द एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो होगी, हियर द पॉपुलेशन एक्सेसिबल पॉपुलेशन विल बी द रजिस्टर्ड नर्सेज हु आर अवेलेबल फॉर द रिसर्च स्टडी. तो यहाँ एक्सेसिबल पॉपुलेशन हमारी वो सारी नर्सें हो जाएंगी जो हमारे रिसर्चर को अवेलेबल हो उस टाइम पे. तो आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द पॉपुलेशन, what are the types of populations, target population and
accessible population. Now I come to the sample. What is sample? A part of population which represents the entire population is called sample. देखिए, एक population के एक हिस्से को जो कि पूरे population के बारे में सारी जानकारी देता है उसको ही sample बोलते हैं. A part of population which represents the entire population is called sample. इसको मैं एक example से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. A housewife tests a small quantity of rice to see that it has been cooked or not. This small quantity of rice is a sample and represents the entire quantity of rice cooked. Suppose कीजिए एक housewife small quantity of rice को चेक करती है, छोटा सा राइस की कम मात्रा को हाथ में लेके, राइस 2-3 पीसेस को हाथ में लेके चेक करती है कि ये तुम्हारा राइस बना, कुक हुआ कि नहीं, प्रॉपरली कुक हुआ. दिस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस, ये जो छोटा स्मॉल क्वांटिटी जो राइस का लेती है हाउसवाइफ चेक करने के लिए, दैट इज अ सैंपल. एन एंटायर क्वांटिटी ऑफ राइस, दैट इज योर पॉपुलेशन. ये तो फर्स्ट एग्जांपल था. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ अ डॉक्टर आस्क्स समवन टू गो फॉर द ब्लड टेस्ट, अगर डॉक्टर किसी को कहता है कि ब्लड टेस्ट करा लीजिए, यू नो देयर इज अ 5 to 6 liter of blood in human body, but the lab technician takes only 5 to 10 ml of blood from the entire body. आपको पता ही है कि पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर एज यू नो 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है, लेकिन जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो लैब टेक्नीशियन केवल एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, दैट इज 5 to 10 ml ऑफ ब्लड ही लेता है ब्लड टेस्ट के लिए पूरे इंटायर बॉडी से. इसमें पूरा 5 to 6 लीटर को तो नहीं लेता, केवल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड विच इज 5 to 10 ml ऑफ ब्लड लेता है. तो इन दिस केस दे आर सेलेक्टिंग ए स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द एंटायर बॉडी. इसमें कर क्या रहा है, एक छोटा सा पोर्शन ले रहा है, छोटा सा एक पार्ट है ब्लड का, 5 to 10 ml ब्लड पूरे एंटायर बॉडी का. तो इसमें जो 5 to 10 ml ऑफ ब्लड है, स्मॉल पोर्शन, दिस इज योर सैंपल. एंड 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज योर पॉपुलेशन. और इसमें एक चीज और आपको देखनी होगी कि पॉपुलेशन काउंट क्या होता है, पॉपुलेशन साइज क्या होता है. इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं. हमारे ह्यूमन बॉडी में जो अभी एग्जांपल दिया कि 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है, ये कैपिटल एन है. दिस इज पॉपुलेशन काउंट या पॉपुलेशन साइज. और जो हमारा स्मॉल क्वांटिटी था जो कि स्मॉल एन से दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड सैंपल काउंट या सैंपल साइज, जो कि 5 to 10 ml ऑफ ब्लड जो ब्लड टेस्ट के लिए लेते हैं. दिस 5 to 10 ml ऑफ ब्लड इज सैंपल साइज और सैंपल काउंट यू कैन कॉल. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज योर sampling technique. What is sampling? It is a process of selecting a sample from the population. अब देखिए, पॉपुलेशन से सैंपल्स को कई तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स टू सेलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. और ये जो हम पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैंपलिंग. नाउ आई कम टू द मेन टॉपिक विच इज सैंपलिंग टेक्निक. Basically, there are two types of sampling technique. One is the probability sampling technique, and another one is called non-probability sampling technique. Now, first one I will take the probability sampling technique. What is probability sampling technique? Probability sampling means the random selection, that is the sudden selection without planning or without planning. क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है रैंडम सिलेक्शन. रैंडम सिलेक्शन का मतलब सेलेक्ट करना किन्हीं चीजों को बिना प्लान किए हुए, बिना किसी प्री प्लानिंग के किन्हीं चीजों को भी सेलेक्ट कर देना. दिस इज कॉल्ड रैंडम सिलेक्शन. इन दिस केस एवरी सब्जेक्ट और एवरी पर्सन इन द पॉपुलेशन has equal independent and known chance to be selected as study sample. इस probability sampling में क्या होता है कि हर एक पर्सन के, हर एक सब्जेक्ट के, पॉपुलेशन के अंदर जितने भी पर्सन है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके बराबर बराबर इंडिपेंडेंट और नोन चांस होते हैं सेलेक्ट होने के एज ए स्टडी सैंपल. मैं इसको ऐसे समझा दूं, इफ देयर आर 100 एलिमेंट इन द पॉपुलेशन, सपोज करो पॉपुलेशन के अंदर 100 एलिमेंट है, then every element has 1/100 chance of being selected in the sample. अगर पूरी पॉपुलेशन में 100 एलिमेंट्स हैं, 100 यूनिट्स है, तो एक यूनिट के सेलेक्ट होने के चांस, क्योंकि सेलेक्ट वो एक ही तरह से हो सकता है 100 में से, तो एक यूनिट के सेलेक्ट होने के चांस 1/100 होंगे. Here the independent means the selection of one
एलिमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है अगर एक एलिमेंट सेलेक्ट किया जा रहा है तो दूसरे के सेलेक्ट होने का न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप कॉइन को टॉस करें, अगर फर्स्ट टाइम यू गेट हेड, अगर आप उसमें हेड आपको मिलता है, तो दूसरे टाइम जब टॉस करेंगे तो पहले टाइम हेड आया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे टाइम आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आई हैव एक्सप्लेन। ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है ये 5 टाइप्स की होती है। First is simple random sampling, second one is stratified random sampling, third one is systematic random sampling, fourth one is cluster sampling, and the fifth one is the sequential sampling. Let us get started with the first one, simple random sampling. क्या होता है simple random sampling? Every element or member of the population has a known and equal chance of being selected. इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट या हर एक मेंबर के सेलेक्ट होने के बराबर बराबर और नोन चांस होते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज होमोजेनियस। ये मेथड हम तभी लगाते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब हमारी जो पॉपुलेशन होती है दैट इज होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब ए ग्रुप व्हिच हैज मेंबर्स और पार्ट्स दैट आर ऑल द सेम। वो ग्रुप जिसमें सारे मेंबर सारे पार्ट्स सेम होते हैं उसको होमोजेनियस कहते हैं। तो इसमें यही इंटरेस्टिंग है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कि पॉपुलेशन के अंदर हर एक एलिमेंट या हर एक मेंबर्स के सेलेक्ट होने के बराबर बराबर चांस होते हैं, नोन चांस होते हैं। और ये मेथड हम तब लगाते हैं जब हमारी पॉपुलेशन होमोजेनियस होती है। होमोजेनियस का मतलब जिसमें सारे मेंबर सारे पार्ट्स जो पॉपुलेशन के हैं वो सेम होते हैं। सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट इन द क्लास एंड टीचर वांट्स टू सेलेक्ट द 2 CR। सपोज करो किसी इस क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट और टीचर्स जो है 2 CR उसमें से सेलेक्ट करना चाहती है। तो इन दिस केस शी इज राइटिंग एवरीबॉडी नेम इन अ पेपर। वो हर एक का नाम, हर एक स्टूडेंट का नाम पेपर के ऊपर लिखेगी। देन शी इज पुटिंग द पेपर इनसाइड द बॉक्स। वो पूरे सारे पेपर्स को बॉक्स के अंदर रखती है। फ्रॉम दैट बॉक्स शी इज सेलेक्टिंग द 2 नेम। और तब जाके उस बॉक्स में से कोई भी 2 नाम वो निकालती है। हियर द एवरीबॉडी हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड बट शी इज सेलेक्टिंग ओनली 2 स्टूडेंट एज ए CR। यहाँ क्या है, सारे जितने भी स्टूडेंट थे 100 के 100 उनके सेलेक्ट होने के बराबर बराबर चांस होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें स्टूडेंट्स जो तुम्हारे टीचर्स हैं उनको केवल 2 ही CR को सेलेक्ट करना है। तो यह है एग्जाम्पल तुम्हारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आर लॉटरी मेथड और लकी ड्रॉ मेथड। ये 2 एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। जो लॉटरी मेथड होता है यू नो वेरी वेल, लकी ड्रॉ मेथड जो होता है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आते हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दैट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन। ये जो तुम्हारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ये तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो हेटेरोजेनियस होनी चाहिए। हेटेरोजेनियस का मतलब ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स और पीपल। Stratified sampling is the probability sampling technique where the researcher divides the entire population in different homogeneous subgroups or strata and then select randomly the final subjects proportionally from the different subgroups। इस stratified random sampling में करते क्या है, जो तुम्हारा रिसर्चर है एंटायर जो पॉपुलेशन थी उसको डिफरेंट होमोजेनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड करता है। इन्हीं होमोजेनियस सब ग्रुप को स्ट्राटा कहते हैं, इसीलिए तो इसका नाम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। तो अब ये जो पूरे होमोजेनियस जो हमारी पॉपुलेशन थी उसको डिफरेंट होमोजेनियस सब ग्रुप्स या स्ट्राटा में ये डिवाइड करता है। तब उसमें से जो तुम्हारे सैंपल्स है उनको रैंडमली सेलेक्ट करता है उन अलग अलग सब ग्रुप्स से। So this is your stratified random sampling in which the whole entire population is divided into the small subgroups or strata and then we randomly select the final subjects, your final samples you can call proportionally from the different subgroup। अलग अलग सब ग्रुप से प्रोपोर्शन अलग अलग उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से सेलेक्ट करता है सैंपल्स को। तो इन दिस केस द पॉपुलेशन इज segregated means separated। In this case, the population is segregated into mutually exclusive subgroups such as age, gender, religion, socio-economic background। इसमें क्या है, पॉपुलेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, म्यूचुअली सब ग्रुप्स अलग अलग
सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम पॉपुलेशन को सेग्रीगेट एज के हिसाब से भी कर सकते हैं। 0 से 20 ईयर्स के बच्चे एक तरफ आ जाओ, 20 to 30 ईयर्स के एक तरफ आ जाओ। जेंडर वाइज भी कर सकते हैं। जेंडर वाइज मेल एंड फीमेल यू कैन कॉल, मेल एक तरफ फीमेल एक तरफ। रिलीजन वाइज कहते हैं, रिलीजन के हिसाब से तो इंडिया में तो भरमार है रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, इस हिसाब से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं पॉपुलेशन को। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स पे, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर भी हम सब ग्रुप्स में पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द क्राइटेरिया अंडर विच वी कैन सब डिवाइड द होल पॉपुलेशन। वी कैन डिवाइड द होल पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सब ग्रुप्स और स्टार्टा। इसका एग्जांपल देखिए, सपोज देयर आर 1000 स्टूडेंट इन अ कॉलेज एंड आई हैव टू सेलेक्ट 100 स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए किसी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे केवल 100 ही बच्चे उनमें से सेलेक्ट करने हैं, और उसमें ये है कि आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उस किसी कॉलेज में, 700 ऑफ देम स्टडी ह्यूमैनिटीज। उन 1000 स्टूडेंट्स में से 700 तो ह्यूमैनिटीज को पढ़ते हैं, आर्ट साइड के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एंड 300 स्टूडेंट स्टडी साइंस, और 300 बच्चे साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इन दिस केस मुझे तो लेने 100 ही सैंपल है बच्चों के, केवल 100 स्टूडेंट मुझे सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 1000। लेकिन 1000 में क्या था कि 700 तुम्हारे ह्यूमैनिटीज के थे, 300 तुम्हारे साइंस के थे। लेकिन जब मैं 100 में से लूंगा, सेलेक्ट करूंगा, 100 का सैंपल जब लूंगा, तो जो प्रपोर्शन 1000 में था ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स का या साइंस के स्टूडेंट का, वही प्रपोर्शन 100 स्टूडेंट्स के सिलेक्शन में भी होगा। मींस जब तुम सैंपल लोगे 100 स्टूडेंट का, तो उसमें 70 स्टूडेंट विल बी फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज एंड 30 स्टूडेंट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। अरे 1000 में जब 700 थे ह्यूमैनिटीज के, तो 100 में कितने होंगे? 70 स्टूडेंट ही तो होंगे ह्यूमैनिटीज के। अगर 1000 में से 300 स्टूडेंट साइंस के थे, तो 100 में से 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो कितने होंगे? 30 स्टूडेंट ही तो होंगे साइंस के। तो इन द सेम रेशियो एज इन ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ 1000। तो यही है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ probability sampling. First type was simple random sampling, I have discussed with you. Second one is stratified. Now we come to the third one. This is called cluster sampling. This is also called multi-stage sampling as well. What is this cluster sampling? When the population is small and the units are identifiable, then we use the simple random sampling and stratified random sampling. जब हमारी population स्मॉल होती है और उसमें जो यूनिट्स है पॉपुलेशन में वो आइडेंटिफाइबल, तो हमें पता होता है क्या है इसके अंदर, then we use the simple random sampling or stratified random sampling. But if the population is very large, अगर तुम्हारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, very large, then the researcher can go for the cluster sampling. जब हमारी पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है तब हम क्लस्टर सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है क्लस्टर सैम्पलिंग में? द पॉपुलेशन इज स्प्लिटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, लेकिन दोज ग्रुप शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस नथिंग शुड बी कॉमन बिटवीन दोज ग्रुप्स, एंड देन द रिसर्चर ड्रॉ ए सैंपल। पूरी पॉपुलेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में स्प्लिट करने के बाद उससे रिसर्चर तब सैंपल ड्रॉ करता है। तो क्लस्टर मींस डिवाइडिंग द एरिया इफ द एरिया इज वेरी बिग। क्लस्टर का मतलब होता है पूरा एरिया को डिवाइड करना जबकि एरिया तुम्हारा बहुत बड़ा हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लस्टर सैंपलिंग। नाउ आई एक्सप्लेन व्हाट इज your cluster sampling. This is your example of cluster sampling. Suppose the researcher wants to study the quality of education among the 12th class student in India. Suppose कीजिए कोई रिसर्चर जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर अपनी स्टडी करना चाहता है 12वीं क्लास के बच्चों के ऊपर पूरे इंडिया के अंदर। तो पूरे इंडिया के अंदर 12वीं क्लास के बच्चों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके ऊपर कोई रिसर्चर स्टडी करना चाहता है। तो एज वी नो इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, यू नो इंडिया इज वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ा देश है हमारा इंडिया, एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू कवर द एंटायर स्कूल ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ही मुश्किल का काम होगा किसी भी रिसर्चर के लिए पूरे इंडिया के सारे स्कूल्स को कवर करना। हियर द रिसर्चर क्या करेगा? इस केस में द रिसर्चर विल डिवाइड द एरिया ऑफ इंडिया इनटू स्टेट
district, cities, and village wise. He will divide the area into states, districts, cities, and villages, and block level you can say as well. तो इसमें क्या करेगा कि पूरे इंडिया के एरिया को स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज और विलेज वाइज, ब्लॉक लेवल वाइज डिवाइड कर देगा. एंड फ्रॉम ईच क्लस्टर इन एरिया जो हमने डिवाइड करे, द रिसर्चर विल सेलेक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टडी. तब रिसर्चर इन अलग अलग जो हमने ये डिवाइड किया पूरे एरिया को, इन क्लस्टर से स्टूडेंट को सेलेक्ट करेगा थ्रू द सिंपल एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. So this is all about your cluster sampling. Now we come to the fourth type of sampling, which is systematic random sampling. And what is this systematic random sampling? I will tell you. It is the random sampling method that requires selecting samples based on a system of interval in a numbered population. It involves the selection of kth person from the list of group of persons. सारे ग्रुप में सारे लोगों में से फिर kth पर्सन को मैं सेलेक्ट करूंगा. तो kth पर्सन को कैसे सेलेक्ट करूंगा? हियर इज द फॉर्मूला. हियर k विल बी द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द टारगेट पॉपुलेशन कैपिटल N. पूरी पॉपुलेशन को जिसको हमने टारगेट किया है उसमें कितने सब्जेक्ट्स थे, कितने लोग थे, उसको कैपिटल N से दिखाते हैं. डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, कितने लोगों का सैंपल लिया वो सैंपल साइज होता है. तो k इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल m. अब बताता हूँ कैसे निकालेंगे इसको. Here is the example. Suppose there are 100 students in a class and the researcher want to select 10 students. क्या है, 100 बच्चे हैं क्लास के अंदर, लेकिन जो रिसर्चर है वो 10 ही स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहता है. तो उन 10 स्टूडेंट को वो किस तरह से सेलेक्ट करेगा, देखिए ये भी एक टेक्निक है. दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. क्या करेंगे, टोटल बच्चे तो है 100, लेकिन सेलेक्ट करना है 10 को. तो ये 100 तुम्हारा पॉपुलेशन साइज हो गया कैपिटल N, और सेलेक्ट कर रहे हैं 10 बच्चों को, ये हो गया तुम्हारा सैंपल साइज स्मॉल n. तो 100 अपॉन 10 करेंगे तो दिस इज 10. तो ये k है तुम्हारा, ये जो 10 आया 100 अपॉन 10, दिस इज योर k कैपिटल N अपॉन स्मॉल n. इसमें करेंगे क्या, k की वैल्यू जो कैपिटल N अपॉन स्मॉल n करके आई 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10. इसमें रिसर्चर क्या करेगा, द रिसर्चर विल सेलेक्ट एवरी 10th स्टूडेंट इन द ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट. रिसर्चर 100 लोगों में से, 100 स्टूडेंट में से हर एक 10वें बच्चे को सेलेक्ट करेगा. वो कैसे सेलेक्ट करेगा, पहला बच्चा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th student will be the first student. Next will be 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20th. तो पहला बच्चा 10वां 10th, second student will be 20th. Similarly 10th student will be 100th student, 100वां जो बच्चा होगा. तो ये जो तरीका है कि कोई रेशियो निकाल दिया, सैंपल साइज का डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन साइज से, टारगेट पॉपुलेशन साइज से, और वो जो नंबर आएगा उसमें उसी नंबर को बच्चे को सेलेक्ट करना, यही आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है. तो दिस वाज द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. आई कम टू द लास्ट वन, that is sequential sampling. What is sequential sampling? क्या होता है sequential sampling? कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? Here the sample size is not fixed. The investigator initially select a small sample and tries to make out the conclusion. इस जो sequential sampling है इसमें sample size पहले से fix नहीं होता. जो investigator है या जो researcher है शुरुआती दौर में small sample लेता है और उससे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है. इसमें पहले मैं बता चुका, सैंपल साइज पहले से फिक्स्ड नहीं है. रिसर्चर टेक्स स्मॉल सैंपल और देन ट्राइज टू फाइंड आउट द कंक्लूजन. छोटा सा सैंपल लेकर के उससे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है. इफ नॉट एबल टू ड्रॉ द रिजल्ट, अगर वो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाता छोटे सैंपल से, तो देन द रिसर्चर देन ऐड मोर सब्जेक्ट. तब रिसर्चर उसमें और सब्जेक्ट्स को जोड़ सकता है और सैंपल को जोड़ सकता है. तब तक अंटिल क्लियर कट इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन, जब तक उसे क्लियर कट कोई कंक्लूजन मिल नहीं जाता तब तक वो सैंपल साइज को अपनी बढ़ाता चला जाता है. इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस सीक्वेंशियल सैम्पलिंग थ्रू दिस एग्जांपल. सपोज कीजिए एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है स्मोकिंग एंड लंग कैंसर के ऊपर, कि स्मोकिंग का लंग कैंसर के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, वो स्टडी करना चाहता है. तो उसमें करता क्या है, इस एग्जांपल में देखिए आप,
नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इनिशियली ही टुक 20, ये 20 का सैंपल लिया। स्मोकर्स जो थे वो 8 थे, नॉन स्मोकर उनमें से थे 12। तो इसमें क्या पाया, वो 20 जो शुरू में सब्जेक्ट लिए उसने सैंपल लिए, उसमें से 8 स्मोकिंग करते थे और 12 नॉन स्मोकर थे। तो उसमें ये पाया कि जो स्मोकर्स थे 8, उनमें से 2 को लंग कैंसर था, लेकिन जो ये नॉन स्मोकर थे 12, उनमें से केवल एक ही को था। फिर उसके समझ में ज्यादा नहीं आया कि यार क्या रिजल्ट है। फिर उसने 20 में 10 ऐड करे, सैंपल साइज हो गया 30। 30 का जब सैंपल साइज लिया, उसमें से 18 तो मिले स्मोकर्स, और जो 20, दिस इज 12 एक्चुअली, 18 जो स्मोकर मिले उसमें से 5 तुम्हारे लंग कैंसर था जिनको, और जो 12 था उसमें से 3 को लंग कैंसर था। इसको भी उसको ज्यादा समझ में नहीं आया। उसके बाद उसने क्या करा, 20 और ऐड करे अपने सब्जेक्ट। तो 30 था पहले, अब 20 ऐड करके उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो गए 50। अब 50 में से उसने देखा 28 तो थे स्मोकर्स और 22 उसमें से थे नॉन स्मोकर्स। फिर देखा उसने, अब क्या हुआ कि 28 जो स्मोकर्स थे उनमें से 10 को लंग कैंसर मिल गया, और जो नॉन स्मोकर थे 22 उसमें से 4 को मिला। तो यहां क्या हुआ, पहले के मुकाबले जो लंग कैंसर के जो तादाद थी वो जस्ट डबल हो गई, जो रेट था वो डबल हो गया, 8 से डबल हो गया। तो यहां उसे पता चलता है कि स्मोकिंग का कहीं ना कहीं लंग कैंसर पे जरूर असर पड़ता है। तो इट शोज दैट आउट ऑफ 50 स्टूडेंट, 20 smokers had almost double incident of lung cancer as compared to 22 non-smokers. So this is all about your sequential sampling. Now we come to the second one, which is non-probability sampling technique. ये जो non-probability sampling technique है, this is again divided into four parts actually. First one is convenience sampling, second one is purposive sampling, third one is quota sampling, and fifth one is snowball sampling. Let us get started with the non-probability sampling technique. क्या होता है non-probability sampling technique? I will explain. This is non-probability sampling. Second type of sampling, that is non-probability sampling. क्या होता है non-probability sampling? It is just opposite to the probability sampling. ये probability sampling का just उल्टा होता है। There is no random selection. इस केस में क्या होता है non-probability sampling में, कोई random selection नहीं होता है, sudden selection without planning और pre-planning ऐसा कुछ नहीं होता है non-probability sampling में। In this type of sampling, every subject or every unit does not have equal chance to be selected. इस केस में क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट के, हर एक यूनिट के, पॉपुलेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं या पॉपुलेशन के जितने भी यूनिट्स हैं, उनके सेलेक्ट होने के बराबर बराबर चांस नहीं होते हैं, because the elements are chosen by choice not by the chance. इसको जो चूज करते हैं वो बाय चॉइस करता है रिसर्चर, अपने चॉइस से ही सैंपल्स को सेलेक्ट करता है इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। दिस इज नॉट बाय चांस, दिस इज नॉट अ रैंडम सिलेक्शन। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मे बी lopsided. Lopsided का मतलब वन साइडेड, loaded with biased and higher margin of error. जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि रिसर्चर की चॉइस पे डिपेंड करता है, तो ये जो सैम्पलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो लॉपसाइडेड हो सकती है। लॉपसाइडेड मतलब वन साइडेड हो सकती है। सपोज करो देहरादून में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चेक करना चाह रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का। देहरादून बहुत बड़ा शहर है, उसमें से एक छोटी सी जगह पे धर्मपुर पे मैं अगर ये सैम्पलिंग ले रहा हूँ इन बच्चों पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को चेक करने के लिए, तो केवल धर्मपुर के ही बच्चों का सैंपल ले रहा हूँ। बाकी और धर्मपुर जैसे तो सैकड़ों एरिया है हमारे देहरादून में, वो तो छूट जाएंगे। तो केवल वन साइडेड मेरी स्टडी हो पाएगी। जो सैम्पलिंग होगा दैट विल बी लॉपसाइडेड, वन साइडेड, लोडेड विद बायस्ड। अगर ये रिसर्चर के चॉइस पे ही सेलेक्ट होना है सैंपल को, तो इसमें बायसनेस पक्षपात कर सकता है रिसर्चर, अपने आधार पे अपने ही तरह से बंदों को ले सकता है, अपनी तरह अपना ही कुछ ना कुछ उसमें पक्षपात वो करेगा। एंड हैज हायर मार्जिन ऑफ एरर, और इसमें गलती के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। वो इसलिए सिंस द एंटायर पॉपुलेशन इज नॉट सैंपल, इसमें
पूरी पॉपुलेशन का सैंपल नहीं लिया जाता, इसलिए इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है गलती होने के। तो वी यूज दिस सैम्पलिंग टेक्निक व्हेन वी डोंट हैव मच टाइम। हम तब इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं जब हम पे टाइम ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम टाइम में हमने सैंपल कलेक्ट करना है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अनदर वे। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आते हैं कि ये कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। The first type of non-probability sampling is convenience sampling. What is convenience sampling? क्या होता है convenience sampling? Convenience sampling is probably the most common sampling technique because it is fast, inexpensive, easy and subjects are easily available. जो convenience sampling है, ये सबसे ज्यादा common sampling technique रहेगी सैंपल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट तेजी से की जा सकती है, इनएक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चीला नहीं है, इजी है, और सब्जेक्ट इसमें जो पॉपुलेशन के जो सब्जेक्ट हैं, वो जो सैंपल के जो सब्जेक्ट में लूंगा वो इजीली मुझे अवेलेबल हो जाते हैं पॉपुलेशन से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल सैंपलिंग। इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ ए रिसर्चर वांट टू कंडक्ट ए स्टडी ऑन ए डेली वेजेस लेबरर इन देहरादून, क्या कर रहा है रिसर्चर, जो देहरादून में जो डेली वेजेस लेबरर है, दिहाड़ी के मजदूर है, उनके ऊपर एक स्टडी करना चाह रहा है रिसर्चर। तो क्या देखता है कि रिसर्चर ऑब्जर्व दैट ही कैन मीट द सेवरल लेबरर कमिंग फॉर द जॉब इन द मॉर्निंग एट ए सर्टेन प्लेस, घंटाघर इन देहरादून। क्या ऑब्जर्व कर रहा है रिसर्चर कि यार सुबह सुबह देहरादून में एक जगह है घंटाघर, जिसको क्लॉक टावर भी बोलते हैं, वहां दुनिया भर के मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं जॉब की सर्च में सुबह सुबह मॉर्निंग में। जो डेली वेजेस लेबरर है दुनिया भर के मिलते हैं वहां सुबह। तो क्या करता है, ही कैन चूज द पीपल, वो घंटाघर जाएगा, ही कैन चूज द पीपल एज हिज रिसर्च सब्जेक्ट, वहां से उसको अपने रिसर्च के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जो कि रिसर्च सब्जेक्ट यहाँ पे लेबरर होगा, डेली वेजेस लेबरर होगा, वहां उसको इजीली वो लेबर मिल जाएगी। दीज सब्जेक्ट्स आर रेडिली एक्सेसिबल फॉर द रिसर्चर। This may help him to save time, money and resources, जिससे उसका वक्त बचेगा, पैसा बचेगा और रिसोर्सेज भी बचेंगे। तो ये दिस वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक व्हिच इज पर्पसिव सैम्पलिंग। क्या होता है पर्पसिव सैम्पलिंग? द पर्पसिव सैम्पलिंग इज कॉमनली नोन एज जजमेंटल और ऑथोरिटेटिव सैम्पलिंग। ये जो पर्पसिव सैम्पलिंग है आपका, इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग या ऑथोरिटेटिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इन दिस केस द रिसर्चर सेलेक्ट द सैंपल विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। If the researcher select this person, it will be more beneficial to his study rather than selecting the other ones. इसमें होता क्या है, रिसर्चर सेलेक्ट द सैंपल विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। यहाँ जो रिसर्चर है वो सैंपल सेलेक्ट करता है कुछ अपने दिमाग में, कुछ स्पेसिफिक पर्पस को रखते हुए इस सैंपल को सेलेक्ट करता है। इस केस में जैसे मैं बता दूं, वो सोचेगा यार ये आदमी मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय दूसरे आदमी के, तो मैं पहले वाले को ही क्यों ना सेलेक्ट कर लूं। यही होता है इस पर्पसिव सैंपलिंग में, उसके दिमाग में जो स्पेसिफिक पर्पस चल रहा है उसी हिसाब से उस सैंपल को सेलेक्ट करता है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। इफ ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इन लंग कैंसर, क्या कर रहा है रिसर्चर, एक स्टडी करना चाह रहा है, स्मोकिंग का इफेक्ट देखना चाह रहा है लंग कैंसर के ऊपर, तो सो ही इज सेलेक्टिंग पर्पसफुली द स्मोकर हु विल फुलफिल द क्राइटेरिया एज ए सैंपल। इस केस में करेगा क्या, अगर वो स्मोकिंग का असर देखना चाह रहा है लंग कैंसर के ऊपर, तो वो जानबूझ करके जो सैंपल लेगा उसमें स्मोकर्स को ही शामिल करेगा, जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, वो फुलफिल द क्राइटेरिया, जो उसके रिसर्च स्टडी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इफ ही सेलेक्ट द नॉन स्मोकर्स, अगर वो नॉन स्मोकर को सेलेक्ट करता है जो सिगरेट पीते ही नहीं, इट विल बी ऑफ नो यूज। उसके रिसर्च स्टडी में इसका कोई यूज ही नहीं होता अगर नॉन स्मोकर को लेता, वो तो केवल स्मोकिंग का असर देखना चाह रहा है रिसर्च लंग कैंसर के ऊपर, तो जानबूझ के वो उन्हीं का सैंपल लेगा जो स्मोकिंग करता है। तो दिस इज पर्पसिव सैंपलिंग। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट इज कोटा सैंपलिंग। व्हाट इज कोटा सैंपलिंग? कोटा सैंपलिंग क्या होता है, ये तो बहुत
हिट है इंडिया के अंदर. It is very familiar to all Indians, this quota sampling. Quota means fixed share or reservation which we hear in college admissions, government jobs, etc. इंडिया में एवरीबॉडी फेमिलियर है, सब कोटा से फेमिलियर है कि क्या होता है कोटा सिस्टम. कोटा मीन्स फिक्स्ड शेयर और रिजर्वेशन. फिक्स्ड शेयर या रिजर्वेशन में जो हम अक्सर सुनते हैं अपने कॉलेज एडमिशन में, सरकारी और कॉलेज एडमिशन, कॉलेज के एडमिशंस में, गवर्नमेंट जॉब में तो सब जगह तुम्हें पता है इतना परसेंट कोटा इसका, इतना परसेंट उसका. तो कोटा सैम्पलिंग इज अ टेक्निक वेयर इन द रिसर्चर इंश्योर्स इक्वल और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स. कोटा सैम्पलिंग में होता क्या है, क्या टेक्निक, कौन सी टेक्निक है कोटा सैम्पलिंग? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिसर्चर ये इंश्योर करता है कि मैं पॉपुलेशन से उन सब्जेक्ट्स के रेशियोज के हिसाब से, उनके अनुपात के हिसाब से इक्वल रिप्रेजेंटेशन दूं अपने सब्जेक्ट्स को. यही है कोटा सैम्पलिंग. द बेसिस ऑफ कोटा सैम्पलिंग आर यूजुअली, जो हमारा कोटा सैम्पलिंग का जो क्राइटेरिया हो सकता है, बेस हो सकता है, वो ये चीजें हो सकती है. एज वाइज हो सकता है, जेंडर वाइज हो सकता है, एजुकेशन वाइज हो सकता है. कोटा फिक्स कर दिया भाई कि 0 से 20 साल के लोगों को ये मिलेगा, 20 से 40 साल के लोगों को ये मिलेगा. जेंडर वाइज कर सकते हैं, मेल और फीमेल के हिसाब से हम कोटा फिक्स कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर. एजुकेशन के हिसाब से हायर एजुकेटेड लोग एक तरफ हो जाओ, लेस एजुकेटेड एक तरफ. रेस के हिसाब से कर सकते हैं, रिलीजन के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हिसाब से क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं कोटा सैम्पलिंग का. सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से कर सकते हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर. जैसे अक्सर सुनते हैं हम इंडिया में, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए ये राशन कार्ड और अबव पॉवर्टी लाइन के लिए दूसरा राशन कार्ड. तो these are the basis or criteria on which we can make the basis for the quota system. तो ये है कोटा. द कोटा सैम्पलिंग टेक्निक अपियर्स जस्ट लाइक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. अब आप देखते रहे होंगे शुरू से, अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कोटा सैम्पलिंग है मेरा, ये तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जैसा ही लग रहा है कि हम पूरे ग्रुप को या पूरी पॉपुलेशन को एक क्राइटेरिया, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वो क्राइटेरिया एज भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी हो सकता है. लगता तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में. हाउएवर इन द कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, सैंपल इज सेलेक्टेड विदाउट रैंडम प्रोसेस. इसमें जो सैंपल लिया जाता है इसमें रैंडम प्रोसेस को नहीं फॉलो करते. दिस इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द रैंडम प्रोसेस इज नॉट फॉलोड. यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में. फॉर एग्जाम्पल से इसको करते हैं. इफ द बेसिस ऑफ द कोटा इज अ कॉलेज लेवल एंड द रिसर्चर नीड्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन विद अ सैंपल साइज ऑफ 100, देन ही मस्ट सेलेक्ट 25 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अनदर 25 सेकंड ईयर स्टूडेंट, 25 थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट 25 फ्रॉम द फोर्थ ईयर. तो इसमें अगर मैं बेसिस ले लो कोटा का कॉलेज लेवल, और रिसर्चर ये चाहता है कि बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले हर एक क्लास को, और वो सेलेक्ट करना चाह रहा है 100 स्टूडेंट्स को, तो यही करेगा. अगर 4 साल का कोर्स होगा तो उसमें से 25 तो फर्स्ट ईयर के ले लेगा, अगले 25 सेकेंड ईयर से ले लेगा, अगले 25 थर्ड ईयर से ले लेगा, और बचा हुआ जो 25 बच्चे हैं वो फोर्थ ईयर से ले लेगा. तो इस तरह से वो जो 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा, ये क्राइटेरिया होगा अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए उसको विद द सैंपल साइज ऑफ 100. तो ये भी एक प्रोसीजर है कोटा सैम्पलिंग का. So this is your quota sampling. Now we have the last non-probability sampling technique, which is called snowball sampling. ये जो लास्ट टाइप की सैम्पलिंग non-probability sampling technique है वो है snowball sampling. What is this snowball sampling? If the sample is not available easily, such as drug abusers,
commercial sex workers, etc., then we use the snowball sampling. अगर हमको आसानी से सैंपल नहीं मिलते हैं किसी जगह पे, जैसे कि ये जो ड्रग्स में लिप्त लोग होते हैं, ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, ये सोसाइटी में इजीली कहाँ तुम्हें हर जगह मिलता है, तो इस केस में क्या करते हैं, देन वी यूज द स्नोबॉल सैम्पलिंग। इस केस में हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक वर्क्स लाइक चेन मैनर। ये जो पूरी सैम्पलिंग टेक्निक है स्नोबॉल, ये एक चेन मैनर पे चलती है पूरी सोसाइटी के अंदर। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज चेन रेफरल सैम्पलिंग। इसको इसीलिए चेन रेफरल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज योर स्नोबॉल सैम्पलिंग? सपोज ए ड्रग एडिक्ट पर्सन इज यूजिंग ब्राउन शुगर। कोई ड्रग एडिक्ट पर्सन आदमी है जो कि ब्राउन शुगर यूज कर रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द ब्राउन शुगर। कहाँ मिलता है ब्राउन शुगर? तो मुझे तो नहीं पता कहाँ मिलता है। इन दिस केस द रिसर्चर विल फाइंड वन पर्सन। इस केस में रिसर्चर क्या करेगा? विल फाइंड वन पर्सन, देन रिसर्चर विल आस्क दिस पर्सन टू रिफर अनदर पर्सन, and then once again that person will refers to some other person, and like this in the chain manner it will go on until the researcher obtains the sufficient number of subjects. What is this snowball said? इसमें मैंने बताया था, सपोज ड्रग एडिक्ट पर्सन इज यूजिंग ब्राउन शुगर, यूज कर रहा है ब्राउन शुगर, तो पहले तो ब्राउन शुगर मिलना ही बहुत टफ। तो इस केस में क्या करेगा रिसर्चर? वो एक आदमी को पकड़ेगा, देन रिसर्चर विल आस्क दिस पर्सन, उस आदमी से पूछेगा, बता भाई दूसरा आदमी बता कौन हो सकता है ऐसा। देन वंस अगेन दैट पर्सन, वो जो आदमी है, विल रेफर सम अदर पर्सन, वो किसी और आदमी को बारे में बताएगा, रेफर कर देगा कि साहब वहां भी मिल सकता है। तो लाइक दिस इन दिस चेन मैनर, ये एक चेन मैनर में चलती जाएगी ये प्रोसेस पूरा, और ये तब तक चलेगी, इट विल गो ऑन अंटिल द रिसर्चर ऑब्टेन्स द सफिशिएंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये तब तक चलेगा जब तक रिसर्चर को अपने स्टडी मटेरियल से संबंधित वो सब्जेक्ट मिल नहीं जाता। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि एक चेन से बनती जा रही, एक बंदा दूसरे को बता रहा, दूसरा तीसरे को, तीसरा कहता है यार कि चौराहे पे जो पान की दुकान है उससे पता कर लो, पान वाला कहता है मुझे उस घर पे जाके वहां चले जाओ, तब वहां जा करके पता चलता है कि वहां मिल सकता है क्या करके वो ड्रग अब्यूजर या जो भी तुम्हें ब्राउन शुगर वगैरह इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी एक चेन से बन रही है सोसाइटी में। तो मुझे जो लगता है ये स्नोबॉल सैम्पलिंग ये पुलिस डिपार्टमेंट में वेरी हेल्पफुल हो सकता है। पुलिस वाले मुझे लग रहा है इसी का इस्तेमाल करते हैं, किसी पे शक होता है तो उसको पकड़ लेते हैं, फिर वो आदमी दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा फिर मोहल्ले में आके बोलता है कि इस पनवाड़ी से बोलो, पनवाड़ी कहता है मुझे उस घर पे शक है, तब जाके वो बंदा मिल सकता है। तो ये तुम्हारा स्नोबॉल सैम्पलिंग है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये जो बनाया गया इस तरह से, first person is referring second, second is third, third to fourth, this is called linear snowball sampling. So with this topic is over. The students, if you have found this video interesting and helpful, so please like this video and subscribe my channel. Thanks a lot for being with me.